Hello everybody. In this lecture, I am going to discuss some beautiful problems on conic section in the form of quick revision. And in the problem 1, we are given the slope of normal to the ellipse at a point P is 3/4 and eccentricity of the ellipse is 1/3. If this normal makes acute angle beta with its focal chord through P, then sin beta is. दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। और इसका ब्यूटीफुल बच्चों यहाँ पर ये है कि इसेंट्रिसिटी को हम लोग पिक्चर में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। दिस इज़ रियली वेरी एलिगेंट प्रॉब्लम। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। वी आर गिवन द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट ए पॉइंट पी इज 3/4। क्वेश्चन बेसिकली लिफ्ट पर है ये। तो आपको ये गिवन है कि द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी टू द इलिप्स इज 3/4। ये पॉइंट पी पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है और इस नॉर्मल का स्लोप 3/4 है। मैंने सपोज कर लिया नॉर्मल एक्सेस से अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है क्या। इसेंट्रिसिटी 1/3 है। इफ दिस नॉर्मल मेक्स एक्यूट एंगल बीटा विद इट्स फोकल कॉल्ड। फोकस मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया एस, और ये नॉर्मल जो है फोकल कॉर्ड मतलब फोकल कॉर्ड से बीटा एंगल बनाता, तो ये एंगल आपको बीटा दिया हुआ है। फोकल कॉर्ड ले या फोकल डिस्टेंस ले ले, एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट ओके, ठीक है ना। एक एंगल अल्फा, दूसरा एंगल बीटा, साइन बीटा की डिमांड की जा रही है। इसेंट्रिसिटी 1/3 गिवन है। अब देखिए मैं कैसे ब्यूटीफुली इसेंट्रिसिटी को पिक्चर में पेयर कराता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर ली एलिप्स की, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती थी कि एलिप्स की टेंजेंट का वो पोर्शन जो कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच इंटरसेप्टेड होता है, दैट इंटरसेप्टेड पोर्शन सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। तो मैंने पी पर टेंजेंट ड्रॉ की और ये टेंजेंट जो है डायरेक्ट्रिक्स को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, टी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो पी टी एस, ये एंगल बच्चों क्या होता है 90 डिग्री, है ना। ये एंगल 90 डिग्री है। अब एक कंस्ट्रक्शन में और करने जा रहा हूँ। पॉइंट पी से मैंने एक्सिस के पैरेलल, मेजर एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, मेजर एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो ये ऑब्वियसली, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने एम ले लिया है। तो अब देखिएगा बच्चों, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी अल्फा होगा, है ना। अब ये अल्फा है तो ये वाला एंगल टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये 90 है तो फिर ये वाला एंगल अल्फा हो गया, है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यार यही है कि पहला जो वर्क मैंने यहाँ पर किया है, सिग्निफिकेंट वर्क जो किया है, एंगल पी टी एम, क्या यहाँ तक कनेक्टेड है आप लोग। पी टी एम इज अल्फा, ओके। अच्छा, अब अगर ये एंगल बीटा है, इसको भी कुछ बोल देता हूँ, एंगल एस पी जी, अगर एस पी जी बीटा है तो फिर एस पी टी होगा 90 माइनस बीटा। ये 90 है तो फिर ये वाला एंगल बीटा आ जाएगा क्या 90 माइनस बीटा 90 यस। एंड दूसरा सिग्निफिकेंट वर्क क्या किया, एंगल पी टी एस इज बीटा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं यूजिंग ट्राइंगल पी टी एस। यूजिंग ट्राइंगल पी टी एस, साइन बीटा इज व्हाट, साइन बीटा इज एस पी अपॉन पी टी, SP upon PT. Now, and using triangle PMT, what is the value of sin alpha from here? What is the value of sin alpha? Sin alpha is perpendicular upon hypotenuse, that is PM by PT. Connected है बच्चों। sin बीटा को 1 बोल दिया, sin alpha को 2 बोल दिया, therefore 1/2। 1 में अगर अपन 2 का डिवाइड देते हैं देन साइन बीटा बाई साइन अल्फा इज व्हाट, पीटी से पीटी कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल सीन SP बाई PM। पी पॉइंट इलिप्स पर लाई कर रहा है, एस फोकस है, तो SP बाई PM मीन्स व्हाट, यानी एक मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो। इसी को हम लोग फंडामेंटल फॉर्म में क्या बोलते थे, इसेंट्रिसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी। और इस तरह से मैंने इसेंट्रिसिटी को पिक्चर में पेयर करा लिया। दिस विल इम्प्लाई साइन बीटा आपको निकालना, साइन बीटा इज व्हाट 1/3 टाइम्स साइन अल्फा। कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है। अब यार साइन अल्फा कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट लाइन देखिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स एट ए पॉइंट पी इज 3/4। नॉर्मल का स्लोप आपको 3/4 गिवन है, नॉर्मल एक्सेस से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा 3/4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा।
I think sin alpha is 3/5 perpendicular upon hypotenuse. Therefore, the value of sin beta is 1/3 into 3/5. Your answer must be 1/5. The correct option is C, Calcutta. ठीक है ना बच्चों? तो ये बहुत ही डिसेंट प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले पिक किया. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. Consider an ellipse x square upon 13 plus y square upon 4 equals to 1 and a variable point P t, 12 minus 2t is taken in such a way that angle S1 PS2 is maximum, where S1 S2 are the foci of the given ellipse. Then the value of S1 P upon S2 P is equals to. This is also very nice problem, very very nice problem. देखिए आपको एक इलिप्स दिया हुआ है और एक वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट पी कैसा मूविंग पॉइंट है और इस तरह से मूव कर रहा है कि इलिप्स की जो दोनों फोकस हैं वो पॉइंट पी पर मैक्सिमम एंगल सबटेंड करें. तो ऐसे पॉइंट पी की लोकेशन को हमें ऑब्जर्व करना है जिसके लिए रेशियो एंगल S1 PS2 मैक्सिमम आए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये थोड़ा सा अपन इवेल्युएट करेंगे, चेक करेंगे कि पॉइंट पी किस कर्व पर मूव कर रहा है. तो पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट टी दिया हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट दे रखा 12 minus 2t, है ना. तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है कर्व की. इफ वी वांट टू राइट द कार्टेशियन फॉर्म, तो टी को एलिमिनेट कर देते, टी को एक्सपुट कर दीजिए. व्हाट वी गेट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द कर्व पॉइंट पी, y इक्वल टू -2x + 12. तो एक बात ये क्लियर हो गई कि ये जो पॉइंट पी है एक लाइन पर मूव कर रहा है, मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप -2. चलिए नो प्रॉब्लम, डायग्राम प्लॉट करते हैं. आपको एक एलिप्स दे रखा है, ठीक है, और ये जो लाइन है 2x + y = 12, यानी x इंटरसेप्ट 6 दे रखा है, 6,0, और y इंटरसेप्ट आएगा, x को 0 डाल दें, 12, 0,12 समवेयर हियर, है ना. तो इस तरह से लाइन पास हो रही है आपकी, नाइदर टच नॉर कट. इलिप्स को ना तो टच करती है ना कट करती है. इलिप्स की फोकस भी निकाल लेते हैं. हियर a square is 13 for ellipse, a square is 13, b square is 4, and what is the relation among a, b and e for ellipse? b square equals to a square, b square equals to a square 1 minus e square. b square is 4 over 13 equal to 1 minus e square. E is what? 9/13. E square implies E is what? 3/√13. Therefore S1 is AE, 0, that is A is √13, 3,0. If S1 is 3,0, then definitely S2 is what? -3,0, because picture is symmetric, no problem. अब यार इसका ब्यूटी पार्ट आता है, क्योंकि मैं इतना तो मानता हूँ कि अगर क्वेश्चन गिवन है तो एटलीस्ट हर स्टूडेंट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा अगर उसने थोड़ा सा भी पढ़ा है. अब इसका ब्यूटी पार्ट ये है कि S1 S2 दोनों फिक्स पॉइंट है. P इज ए पॉइंट मूविंग ऑन द लाइन दिस. कौन सी लाइन है? 2x + y = 12. P इस पर मूव कर रहा है. अब आपके P की उस पोजीशन को ऑब्जर्व करना है, उस पोजीशन को ट्रेस करना है जहाँ पर S1 S2 जो है मैक्सिमम एंगल सबटेंड करें. तो इसके लिए मैं एक पॉइंट बोलना, बहुत ध्यान से सुनिएगा. मैं ये बोल रहा हूँ कि S1 S2 को कॉर्ड सपोज करते हुए मैं इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ. S1 S2 को कॉर्ड सपोज करते हुए मैं इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, और उन इनफाइनाइट सर्कल में से केवल एक ऐसा यूनिक सर्कल होगा जो इस गिवन लाइन को टच करेगा, है ना. और वो यूनिक सर्कल लाइन को जिस पॉइंट पर टच करेगा उसी पॉइंट पर बच्चों मैक्सिमम एंगल बनेगा, है ना. तो मैंने यहाँ से इसको ड्रॉ किया और ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो S1 S2 से पास हो, लाइन को टच करे, और जिस पॉइंट पर टच करेगा, जैसे इस पॉइंट को मैंने P कॉल किया, तो डेफिनेटली ये S1 S2 कॉर्ड जो है यहाँ पर मैक्सिमम एंगल बनाएगी, है ना. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. तो बहुत से बच्चों की बात डाइजेस्ट नहीं होती. एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हैं. इस क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलस जो पढ़ते हैं तो मैक्सिमम मिनिमा से भी सॉल्व कर लेते हैं. एल्जेब्रिकली फंक्शन डिज़ाइन करके हम इसको AMGM इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों से भी अच्छी अप्रोच यूक्लिडियन ज्योमेट्री की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, है ना. थोड़ा ज्योमेट्री सबको आता है, क्लास 10 में ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा आप लोगों ने.
तो ज्योमेट्रिकल अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला डाउट बच्चों को ये आता है जब कभी मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो इवन अच्छे स्टूडेंट जो बहुत अच्छी रैंक वाले स्टूडेंट, तो उनको भी डाउट ये रहता है सर ये टच क्यों करेगा। आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जिस पॉइंट पर टच करेगा वहाँ पर ही मैक्सिमम एंगल बने, कट करने से मैक्सिमम एंगल क्यों नहीं बनेगा। तो पहले अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको साइड से समझाते हैं आपको। आपसे मेरा एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे मैंने ये कॉर्ड ले ली है ना, ये कॉर्ड ए बी ले ली। अब ए बी कॉर्ड से मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। कुछ सर्कल ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं आप। जैसे मैंने एक सर्कल ये वाला ड्रॉ किया है ना, और एक ये वाला सर्कल थोड़ी सी कम रेडियस का सर्कल ले लिया मैंने, समथिंग लाइक दैट, और थोड़ा सा कम ले लिया रेडियस, यानी ऐसा सर्कल ले लिया जिसके लिए भी डायमीटर बन जाए, समथिंग लाइक दैट। 3 सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिए, तीनों सर्कल के लिए ए बी कॉल्ड है। ध्यान से सुनिएगा मेरे वर्ड्स। अब आपको ये बताना है कि इन 3 में से किस सर्कल में, जैसे पहले सर्कल को मैंने S1 कॉल किया, दूसरे को S2 कॉल किया, तीसरे को S3 कॉल किया, इन तीनों सर्कल में से किस सर्कल में कॉल्ड ए बी सर्कमफ्रेंस पर मैक्सिमम एंगल बनाती है। मैक्सिमम एंगल ए बी जो है सर्कमफ्रेंस पर मैक्सिमम एंगल बनाए। तो पहले में तो यार ये एंगल आ रहा है, दूसरे में आएंगे तो एंगल थोड़ा सा बढ़ गया है ना, तीसरे में आएंगे तो एंगल और ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो मैटर क्या कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि अगर कॉर्ड की लेंथ फिक्स हो तो वो कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पर मैक्सिमम एंगल तब बनाएगी जब सर्कल की रेडियस मिनिमम हो। जितनी कम रेडियस होगी उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितनी रेडियस ज़्यादा होती जाएगी, सर्कल बढ़ाते जाओगे साइज में, उतना ही सर्कमफ्रेंस पर एंगल कम होता जाएगा। ये पॉइंट बात समझ में आ गई कि अगर कॉर्ड की लेंथ गिवन है और मुझे सर्कमफ्रेंस पर एंगल को मैक्सिमाइज करना है तो उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है कि रेडियस शुड बी मिनिमम, रेडियस मिनिमम होनी चाहिए। नाउ बैक इन एक्शन, चलते उसी पेज पर। तो अगर मैं S1 S2 को कॉर्ड सपोज करके सर्कल बनाऊं, तो सर्कल अगर इस लाइन 2x + y = 12 को कट करेगा तो रेडियस ज़्यादा होगी, टच करेगा तो रेडियस कम होगी। रेडियस जितनी कम होगी उतना ही बड़ा एंगल बनेगा। दैट इज एक्चुअली द की पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। होपफुली मेरे को लग रहा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर ये समझ में आ गया तो अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ज्योमेट्री लगाते हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़ी देर के इस एंगल को थीटा कॉल किया। आपने पढ़ा होगा यार 9th-10th में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट कॉर्ड के साथ जो एंगल बनाती है वो अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल होता है। अगर ये एंगल थीटा है देन डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा आएगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 2 ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिख रहे हैं। कौन कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं जरा देखिएगा। इस पॉइंट को मैंने ए कॉल कर दिया है, 6,0 ए कॉल किया। ट्राइंगल APS2 इज सिमिलर टू APS2 लिया है मैंने, APS2 और S2 इसमें P के इक्वल आ जाएगा, AS1P। ऑर्डर चेक कर लीजिएगा। ए एंगल तो देखो दोनों में कॉमन है, हमने 2 ट्राइंगल लिए, एक तो APS1 लिया, एक APS2 लिया। एंगल ये दोनों में कॉमन है और एक में एंगल थीटा ये वाला दूसरे से मैच कर रहा है। 2 एंगल मैच कर जाएं तो एंगल सिमिलरिटी, ये सब ऐसे 1000 क्वेश्चन हम लोग पढ़ के बड़े हो गए, तो ये सब सोते समय 3 o'clock इन द नाइट गहरी नींद में भी सब याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। अपने को कमेंट करना है S1P अपॉन S2P, तो कुछ ऐसी बात कर लेते हैं, PS2 अपॉन PS1 इक्वल्स टू AP पहला दूसरा अपॉन AS1। सही है बच्चों। तो AP निकाल सकते हैं क्या? यस, AP निकाल सकते हैं। AP के लिए अपन यार पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम यूज कर लेंगे। देखिए कैसे, ए से एक टेंजेंट पास हो रही है AP, और ए से एक सेकंड पास, सर्कल की बात कर रहा हूँ, ए से सर्कल की एक टेंजेंट AP पास हो रही है और ए से सर्कल की एक सेकंड लाइन AS1 S2 पास हो रही है। तो मैंने इस रिजल्ट को कुछ तो बोला नहीं, 1 बोल दिया है, यूजिंग पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यूजिंग पावर ऑफ ए पॉइंट थ्योरम क्या पढ़ते थे बच्चों? AP² इक्वल्स टू AS1 इंटू AS2 पढ़ा होगा। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी प्रूफ किए हैं और इसको हम लोग ज्योमेट्री से तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से तो करते ही हैं। वेरी पावरफुल थ्योरम। AS1 बच्चों कितना है 3 और AS2 कितना है 9, तो AP² आएगा 3 इंटू 9, जिसको मैं बोलना चाहूँगा 27। AP आ जाएगा √27, यानी 3√3 टाइप का कुछ आ जाएगा। चलिए इक्वेशन 1 की बात करते हैं। AS1 तो पता ही है, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज
वन क्या है आपका, PS1/PS2 इन्वर्ट कर लेते हैं और उल्टा करके लिख लेते हैं, जो पूछा है वही निकालते हैं। PS1/PS2 AS1/AP, AS1 कितना है, AS1 इज 3/AP कितना है 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, रेशियो आ गया 1/√3। चेक करते हैं कोई ऑप्शन है क्या 1/√3, यस करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है बच्चों, तो ये माइंड में रखना यार कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस बारे में जानते हैं, इवन अच्छे स्टूडेंट भी उनको ये खबर भी नहीं होती कि सर्कल का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, कि S1 S2 से जाने वाला सर्कल जिस पॉइंट पर लाइन को टच करेगा उस पॉइंट पर मैक्सिमम एंगल बनेगा। या कुछ बच्चे जानते भी हैं तो उनको ये रीज़न नहीं पता होता कि सर्कल टच क्यों कर रहा है, तो रीज़न मैंने बहुत प्रिसाइज दिया है कि अगर कॉर्ड की लेंथ फिक्स है और हमें सर्कमफ्रेंस पर एंगल को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए रेडियस मिनिमम होनी चाहिए। तो सर्कल अगर लाइन को कट करेगा रेडियस ज़्यादा आएगी, टच करेगा रेडियस कम होगी, और जितनी रेडियस कम होगी उतने मैक्सिमम एंगल बनेगा। उसके बाद बेसिक ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, ओके मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। This is also very good problem. The maximum minimum value of this expression if P and Q are connected by this constant. तो एक एक्सप्रेशन दिया है, एक कांस्टेंट दे रखा है, उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिन वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो सबसे पहले यार जिस एक्सप्रेशन पर कमेंट करना था उस एक्सप्रेशन को मैंने ई कॉल किया, P² + Q² -14P - 6Q + 57। इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो चलिए इसी का पोस्टमार्टम करते हैं। कुछ परफेक्ट स्क्वायर की फील आ रही है, यहाँ से भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर की फील आ रही है। आई वॉन्ट टू राइट दिस एज P - 7 का स्क्वायर प्लस Q - 3 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 + 3 का स्क्वायर 9। 49 + 9 इज वॉट, 49 + 9 becomes 58, but here is only available 57, therefore is something like that. Is that okay? चलिए एक्सप्रेशन को तो हमने टारगेट कर लिया, कुछ सर्कल वाले एक्सप्रेशन की फील, कुछ सर्कल की फील आ गई। अब नीचे चलते, कंस्टेंट क्या गिवन है, P और Q हमें कहाँ से उठाना, P और Q हमें इस एक्सप्रेशन से उठाना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। P² + 4Q² -24Q + 32 = 0। ओके नो प्रॉब्लम। पहले तो यार Q वाली फैमिली से मैंने 4 कॉमन ले लिया, Q² - 6Q परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए Q के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर 9 ऐड कर दिया, 9 4 जा 36, 36 ऐड किया, 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी राइट साइड में 4 ऐड कर दिया। सही जा रहा हूँ क्या, परफेक्ट जा रहा हूँ, अच्छा सोच रहा हूँ। 4 से डिवाइड दे दिया, 4 से मैंने डिवाइड दिया है P² / 4 Q - 3 का होल स्क्वायर / 1 = 1। वेरी गुड, देखकर इलिप्स की फील आ गई। पहले फील किसके, सर्कल की फील आई, यहाँ से इलिप्स की फील आ गई। यानी मेरे को एक तरह सर्कुलर एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है और P, Q उठाना कहाँ से, इलिप्स से उठाना है। अच्छा, ये जो इलिप्स है अपने पास, इसका सेंटर है 0,3 और इस इलिप्स के लिए A2 है, B1 है। डायग्राम प्लॉट करते फील बहुत अच्छी आती है। डायग्राम जस्ट लाइक से एक्सरे ऑफ द क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा कोशिश ये करिए कि डायग्राम से प्लॉट कर ले तो फील बहुत अच्छी आती, फिर कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती क्वेश्चन में। तो फर्स्ट आई वांट टू ड्रॉ द एलिप्स। इलिप्स के लिए सेंटर क्या है 0,3, इट मीन सेंटर वाई एक्सिस पर है ना, और A2 है, B1 है, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा A2 B1, 0,3 सेंटर है, A2 ले लिया तो ये पॉइंट आ जाएगा 2,3 और ये आ जाएगा -2,3 B1 है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आ गया है। ये पॉइंट है 0,3, सही है क्या। अच्छा, अब सर्कल जो मेरे पास है उसका सेंटर है 7,3, 7,3 मतलब इसी लाइन पर आगे कहीं पर है सर्कल, उसका सेंटर है 7,3 और रेडियस कितनी है 1। अगर उसको =0 करते तो रेडियस 1 दिख रही है, तो 7,3 पर सेंटर मैंने 1 रेडियस का सर्कल बना लिया, यहाँ का ही सेंटर ले लिया मैंने। ये सर्कल का सेंटर 7,3 है
रेडियस 1 है तो इस एक्सट्रीमिटी का कोऑर्डिनेट 6,3 होगा, इस एक्सट्रीमिटी का कोऑर्डिनेट 8,3 होगा। तो यार इतना तो अपन सोच सकते हैं कि जैसे अगर इनकेस हमने इसका पोस्टमार्टम किया तो समझ में आ गया ई सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कंस्ट्रेंट गिवन है जहाँ से हमें पी क्यू उठाना है वो इलिप्स उठाना है। अब क्वेश्चन का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। एक्चुअली में करना क्या है, हमें इलिप्स की सरकमफ्रेंस से एक पॉइंट उठाना है, जो पॉइंट है पी कॉमा क्यू। इलिप्स की सरकमफ्रेंस से पी कॉमा क्यू उठाना है और उसको सर्कल पे डालना है। तो अगर मैं यहाँ से पी कॉमा क्यू उठा के यहाँ पर पुट करूँगा तो ये एक्चुअली बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। तो क्यों आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, लेंथ ऑफ टैंजेंट होती है √S1 होती है क्या, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट होती है √S1, लेकिन ये यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है, तो टैंजेंट की लेंथ का स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कुछ ज्योमेट्रिकली इस तरह से समझें कि इलिप्स पर मुझे ऐसा पॉइंट सर्च करना जहाँ से सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ मिनिमम है, और एक बार ऐसा पॉइंट सर्च करना जहाँ से सर्कल पर टेंजेंट की लेंथ मैक्सिमम है। तो अगर मिनिमम लेंथ चाहिए बच्चों तो मैं 2,3 से सर्कल पे टेंजेंट डाल दूंगा। 2,3 से टेंजेंट डाली, इसको इधर ज्वाइन कर लिया है ना। मिनिमम को शायद इन्होंने क्या बोला है, मैक्सिमम को L1 बोला, मिनिमम को L2 बोला है, ठीक है ना। अच्छा, मैक्सिमम बोलेंगे तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम टेंजेंट का मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो मैं एक्सट्रीमिटी वाली पिक करूँगा, मेजर एक्सिस की दूसरी एक्सट्रीमिटी पिक कर लूँगा और यहाँ से मैंने इस पर टेंजेंट डाल दी, ठीक है ना। यहाँ से टेंजेंट डाली है तो ये लेंथ L1 आ जाएगी। चलिए इसी को पिक कर लेते हैं। तो L1 कैसे निकालूंगा मैं, L1 निकाल लूँगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसको कुछ बोल देते हैं। इसको मैंने कुछ T बोल दिया है, इसको मैंने C बोल दिया है और इसको मैंने A2 बोल दिया है ना। तो यूजिंग ट्रायंगल A2TC यूज़ किया तो L1 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगा। L1 स्क्वायर इज वॉट CA2 का स्क्वायर, CA2 इज वॉट 7 + 2 9 का मतलब 81 माइनस CT रेडियस ऑफ सर्कल -1। तो L1 स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि मेरे को L1 स्क्वायर ही निकालना है। ये एक्चुअली क्या आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट L1 स्क्वायर ही मेरे को निकालना। तो L1 स्क्वायर ना लिखने के बजाय मेरे को तो ये सीधा यहाँ पर ये लिखें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते। 80 स्क्वायर इज़ द बेटर ऑप्शन। 80 स्क्वायर की वैल्यू 80 आई और 80 स्क्वायर को ही मैंने L1 का कॉल किया है, ठीक है बच्चों। हमें टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर निकालना था। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ A1CR, यूजिंग ट्राइंगल A1CR, और यहाँ से अगर मैं A1R का स्क्वायर निकालूँ, A1R का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मीन 7 - 2 5 25 माइनस CR सर्कल रेडियस दैट इज़ 1, तो ये 24 आ जाएगा और AC को मैंने L2 कॉल किया है, टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर। तो देयरफॉर व्हाट इज द सम L1 + L2, 80 + 24 दैट इज 104। 104 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स दिस। अब यार ये फोर्थ क्वेश्चन जो दिख रहा है ये थोड़ा सा और थोड़ा स्ट्रेंज सा दिख रहा है। इलिप्स पढ़ते तो हैं, हमने स्टैंडर्ड इलिप्स पढ़ रखा है, हमने शिफ्टेड इलिप्स पढ़ रखा है, लेकिन इस तरह के ऑब्लिक केसेस हमने ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। अब बात ये है कि अगर इस तरह का ऑब्लिक इलिप्स दिखता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम अपने डोमेन में रहते हो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हिट करेंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स। इस इलिप्स का सेंटर बच्चों क्या होगा, तो अब ऑब्वियसली बोल देंगे सर सेंटर तो दिख रहा है 0,0। जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए भी बोल देता हूँ यार, किसी भी कोनिक का सेंटर निकालना। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले उस कोनिक की इक्वेशन को अपन कुछ इस टाइप से सपोज कर लेते हैं, f(x(y) = 0, और यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते, एक बार x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते, एक बार y के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते, 0 कर देंगे। इनको सॉल्व करने से जो x y की वैल्यू आती है दैट इज द सेंटर ऑफ द कोनिक। पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो राइट साइड तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो 2x + 3y = 0, 5x + 4y = 0, कुछ इस तरह की इक्वेशन आएंगी। सॉल्विंग से x y दोनों 0 0 आ जाएगा। अब मैंने सेंटर निकाला, सेंटर के पीछे इंटेंशन क्या थी, आई वांट टू एक्चुअली कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू पोलर फॉर्म। मैं इस इलिप्स की इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और आप जानते पोलर समझ ही रहे होंगे, जैसे यार कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था x + i(y), पोलर फॉर्म में पढ़ा था r cos θ + i sin θ। तो कभी भी कर्व को कार्टेशियन से पोलर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले क्या होते हैं, x = r cos θ, y = r sin θ। तो मैंने x को r cos θ पुट कर दिया, y को r sin θ पुट कर दिया।
पोलर रिप्रेजेंटेशन लाने के लिए। इस इक्वेशन को मैंने 1 बोल दिया, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज। तो आर स्क्वायर तो बच्चों कॉमन आ जाएगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8। दिस विल इम्प्लाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 5 कॉस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर बिकम्स 5 प्लस 6 साइन थीटा कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं 3 साइन 2 थीटा। आगे बात बच्चों समझ में। अब यार बात करते हैं आर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। आर को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। जैसे मैंने ये एलिप्स बना लिया है ना, इसको अच्छे से समझिएगा कि वैसे इस तरह के क्वेश्चन चांसेस कम होते हैं, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा दिख जाए कहीं पर भी तो आप इस तरह से जैसे आप नॉर्मली करते हैं सॉल्व हो जाएगा। आर बच्चों जैसे एलिप्स पर ये पॉइंट पी है, ये एलिप्स का सेंटर, तो आर होता है रेडियस वेक्टर। आर मीन्स रेडियस वेक्टर ओपी। तो जैसे जैसे ये पी मूव करेगा आपको दिख रहा है यार रेडियस वेक्टर आर की लेंथ बढ़ती जा रही है। और मैं बोलूँ आर मैक्सिमम कहाँ पर होगा, आर मैक्सिमम होने के लिए पी कहाँ पर होना चाहिए, पी जो है मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी हो या माइनर, वहाँ पर। ये दो एक्सट्रीमिटी ऐसी हैं जिसकी सेंटर से डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। तो जैसे ही मैं आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा मुझे स्मॉल ए मिल जाएगा। अब पी को और फर्दर रोटेट करो तो ऐसा पॉइंट बताओ, ऐसे स्पॉट बताओ जिसकी सेंटर से डिस्टेंस मिनिमम हो। तो सेंटर से डिस्टेंस मिनिमम है तो वो माइनर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी होती है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, ये जो क्लास 11 का छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉल ए मिल जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे आपको बी मिल जाएगा। एंड दिस बिकम्स अ वेरी वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन फ्रॉम हियर। So r square max, if we talk about the maximum value of r square, therefore we have to minimize the denominator, put sin 2 theta is -1. Then what are the maximum value of r square? You get 4. R square max means what? A square. A square is 4. Is that okay? And if we talk about the min value of r square, therefore in order to convert in order to find the minimum value, we have to maximize the denominator. Put sin 2 theta equals to +1. Therefore r square is 1 and this is the value of b square. A square is 4, b square is 1. Therefore using the relation among a, b and eccentricity, we can write b square equals to a square 1 minus e square. 1 equals to 4, 1 minus e square, 1 minus e square is 1 by 4. E is what? E is √3 by 2. Eccentricity is √3 by 2. Therefore correct option is B. ठीक है बच्चों। अच्छा एसेंट्रिसिटी तो निकाल ली मैंने। अब इसमें क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता हूँ, अगर मैं मोर देन 1 करेक्ट में क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं इसमें आपसे एरिया ऑफ एलिप्स भी पूछ सकता हूँ। फाइंड द एसेंट्रिसिटी, या ऐसे बोलते गिवन द एलिप्स दिस, इस एसेंट्रिसिटी का एक ऑप्शन डाल दिया, एक एरिया का डाल दिया, एक दो टेढ़े मेरे और ऑप्शन बना सकता हूँ। तो एरिया आप जानते हैं, एरिया ऑफ एलिप्स बच्चों क्या होता है, पाई ए बी। तो पाई ए इज व्हाट, ए इज 2 और बी इज 1, तो 2 पाई एरिया आ जाएगा। अच्छा अब अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन और बना दूं, जो ऐसा मैक्सिमम मिनिमम में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि जैसे एक ऑप्शन बना दिया कि ये जो गिवन एलिप्स है, अगर इसमें मैं मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल इंस्क्राइब करूं, फाइंड द एरिया ऑफ मैक्सिमम, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल विच कैन बी इंस्क्राइब इन द गिवन एलिप्स। तो यार ये जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर मैं एलिप्स में मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना चाहूँ तो उसका एरिया 2ab होता है। क्या होता है बच्चों, 2ab। कैसे प्रूव कर सकते हो, a cos थीटा b sin थीटा, इटसेल्फ एक क्वेश्चन होता है। तो b sin थीटा, तो ये लेंथ 2b sin थीटा हो जाएगी और ये लेंथ हो जाएगी 2a cos थीटा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारा वर्क मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। तो एक लेंथ है 2b sin थीटा और एक लेंथ है 2a cos थीटा, तो ये बन जाएगा 4ab sin थीटा cos थीटा, 4ab तो 2ab इंटू साइन 2 थीटा बन गया। और एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो साइन 2 थीटा को 1 डाल देंगे, देयरफॉर a max इज 2ab, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि एक डेटा ले लिया, एक कुछ भी एक एलिप्स ले लिया, अब उससे एक ऑप्शन तो बन गया, अब कुछ और ऑप्शन बनाने हैं तो फिर सोचते हैं कैलकुलस में कहाँ पर हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, वो थॉट में रहता है यार कि वो क्वेश्चन अच्छा है, उसको यूज़ कर लेते हैं, कुछ एक और नया पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। तो एलिप्स में हमने यहाँ से एरिया भी निकाल लिया और एलिप्स में हमने मतलब मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल भी सिलेक्ट कर दिया। अच्छा एक पार्ट बहुत टफ होता है एलिप्स का पेरीमीटर निकालना। एलिप्स का एरिया निकालना बहुत आसान है, सबको याद रहता है, लेकिन शायद ही किसी को पता है एलिप्स का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। क्योंकि एलिप्स का पेरीमीटर निकालने के लिए एलिप्टिक इंटीग्रल्स यूज होते हैं और ये इंटीग्रल मतलब आसान नहीं होते, बहुत ही टफ होते हैं। अगर कोई आप में से कोई अंडर 100 रैंक वाला कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है तो वो जाके IA मैरोन की बुक देख सकता है, वहाँ पर आपको एलिप्टिक इंटीग्रल मिल जाएंगे, नहीं तो आप गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं
लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आप जेई अगर 2020 अभी दे रहे हैं तो आप ऐसा ना करें, जेई देने के बाद देखिएगा। इलिप्टिक इंटीग्रल पर रीमान ने बहुत काम किया था, रीमान के बाद इस पर इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन ने भी बहुत काम किया है इलिप्टिक इंटीग्रल्स पर। तो जेई दे दे, आप फ्री हो जाए तब देखिएगा। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।